दस्तक। शिक्षा में सुधार के लिए विरोधी नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द अपनी रणनीति बुनते हैं। नरेंद्र मोदी आंकड़ों के इर्द गिर्द बुनते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर संसद में पहुंचना है उन्हें और वहां पर भी प्रधानमंत्री की कुर्सी हासिल करनी है तो ये आंकड़े ही अहम होंगे। इसीलिए अब नरेंद्र मोदी का प्लान 185 है। मिशन 272 प्लस को कामयाब बनाने के लिए मोदी ने तैयार किया है यह प्लान। मोदी 46 दिन में 185 रैली करेंगे। पूरे प्रचार अभियान में नमो ब्रांड साफ नजर आएगा। मिशन 272 प्लस को कामयाब बनाने के लिए बीजेपी ने अपनी व्यूह रचना पूरी कर ली है। पूरी रणनीति पार्टी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को केंद्रित रखकर बनाई गई। बीजेपी की तरफ से कोशिश पूरी है कि प्रचार में हर तरफ नमो की छाप नजर आए। भारत माता की। प्रचार अभियान 26 मार्च को उधमपुर से शुरू होगा। उसी दिन बिजनौर और दिल्ली में रैली होगी। तमाम रैली भारत विजय रैली के नाम से होगी। मोदी कुल 185 रैली करेंगे। इन रैलियों से वो 295 संसदीय क्षेत्र को कवर करेंगे। भारत विजय रैली के माध्यम से देश को कांग्रेस के कुशासन से मुक्त कराना और सुशासन से भरपूर सरकार की स्थापना करना लक्ष्य भी होगा और संकल्प भी। भारत विजय रैली की रणनीति कुछ इस अंदाज में तैयार की गई है कि वोटर खुद को मोदी से जुड़ा महसूस करें। जहां भी मोदी की रैली होगी वहां स्थानीय वोटरों को नरेंद्र मोदी की तरफ से निजी आमंत्रण भेजा जाएगा। रैली से पहले और रैली के दौरान लोगों को नमो मंत्र कार्ड दिए जाएंगे। चंदा और सुझाव लेने के लिए रैली स्थल पर हुंडी और नमो सुझाव पत्र रखे जाएंगे। यही नहीं, वोटरों में नमो समाधान पत्र भी बांटा जाएगा, जिसमें गुड गवर्नेंस, सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और शिक्षा जैसे 11 मुख्य मुद्दों पर मोदी का विजन पेश किया जाएगा। जरा नमो समाधान के कुछ नारों पर गौर कीजिए। कम शासन, ज्यादा अधिकार, आत्मा गांव की, सुविधा शहर की, बीज दर बीज अधिक अनाज। साफ है, नमो समाधान के जरिए मोदी शहर, गांव, छात्र, किसान हर तबके तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। सबको ये बताने की कोशिश करेंगे कि उनके लिए मोदी के पिटारे में क्या है। नरेंद्र मोदी जी देश की सरकार और प्रधानमंत्री बनने के बाद कृषि के क्षेत्र में क्या करने वाले हैं, आर्थिक सवालों पर क्या करने वाले हैं, गुड गवर्नेंस का जो विजन है, जो सोच है, उसका जो है वो कौन कौन सा बिंदु होगा जो कि लोगों को के बीच में हम लेकर के जाएंगे। इस तरह का वो नमो समाधान पत्र ये होगा। हमारे लिए सेकुलरिज्म जोड़ो और विकास करो का मंत्र। बीजेपी के मुताबिक मिशन 272 प्लस को कामयाब बनाने के लिए नमो का प्रचार अभियान बेहद आक्रामक होगा। देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं लुटने दूंगा। कांग्रेस और विपक्ष शासित प्रदेशों की रैली में जहां उन सरकारों की नाकामी पर चार्जशीट पेश की जाएगी, वहीं बीजेपी और एनडीए शासित प्रदेशों की रैली में अपनी सरकार की कामयाबी पेश की जाएगी। जब मैं नया मुख्यमंत्री बना तो पतंग उत्पादन 35-40 करोड़ रुपए का था। हमने उस पतंग में भी जान भर दी और वो व्यापार आज 500 करोड़ का हो गया, 500 करोड़ का। इस पूरे अभियान में प्रचार के आधुनिक साधनों के साथ परंपरागत तरीकों का भी इस्तेमाल होगा। होता ना, डुग्गी पीट करके सूचना देना लोगों को कि आज जो है वो नरेंद्र भाई मोदी की, हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की सभा इस जगह पर, इस स्थान पर इतने बजे होने वाली है। तो उसके माध्यम से हम अपनी रैलियों को प्रचारित करेंगे, सूचना देंगे। मोदी के लिए प्रचार अभियान T20 के मोड में आ गया है। एक एक दिन कीमती, एक एक रैली अहम। 272 सीट का सवाल है, जिसे वो 26 मार्च से 185 रैलियों के जरिए साधने निकलेंगे। टिकटों के बंटवारे को लेकर कई नेता नाराज भी हुए और बुजुर्ग नेता आहत भी हुए, लेकिन अब बीजेपी की उम्मीदें पूरी तरह नरेंद्र मोदी पर टिकी है और तैयारियां हैं ताबड़तोड़ रैलियों की। और भारत विजय रैलियों से बीजेपी को उम्मीद है कि जीत उनके हाथ ही लगेगी। कैमरामैन वकार अहमद के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली, आज तक। दरअसल नरेंद्र मोदी जानते हैं कि वो सिर्फ प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए, बल्कि समूचे एनडीए के लिए स्टार प्रचारक भी हैं।
अमूमन इस तरह की जो तैयारियां करते हैं बहुत बारीकी से करते हैं। गुजरात के जो विधानसभा चुनाव थे उनमें देखा था हमने कि किस तरीके से उनका 3D अवतार नजर आता था, एक साथ कई कई जगह पर रैली करते थे। इसीलिए ये जो प्लान 185 है, देखिए 46 दिन है उनके पास, उसके अंदर उनको 185 रैलियां कर लेनी है और ये रैलियां अलग अलग जगहों पर होंगी, लेकिन कोशिश की गई है कि एक दिन में अगर 3-4 हैं तो आसपास के इलाके हैं। 26 मार्च से 10 मई तक ये रैलियां करेंगे, 295 संसदीय क्षेत्रों को कवर कर लेंगे वो इन 185 रैलियों के जरिए। हर रोज 4 से 5 रैलियां हैं उनके पास जो उन्हें करनी है, लोगों को संबोधित करना है। बिहार, उत्तर प्रदेश, MP, महाराष्ट्र पर खास जोर है। इन सब जगहों पर 2 से 3 जगहों पर वो जाना चाहते हैं। अब रैली में नमो समाधान के जरिए अपना विजन रखेंगे। समाधान के जरिए वो बताएंगे कि देश के लिए उनका विजन क्या है, वो क्या करने वाले हैं और इसके लिए एक दिन में 4-4, 5-5 जगह पर जाकर नरेंद्र मोदी रैलियां करने वाले हैं। अब ये 12 के जिम्मे है 272 प्लस का ये जो आंकड़ा जो नरेंद्र मोदी ने सोच रखा है अपनी पार्टी के लिए। अब नरेंद्र मोदी अकेले 185 रैली करेंगे, लेकिन और भी लोग हैं। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह 155 रैलियां करने वाले हैं और जो रूठे हैं उनके भी नाम पर रैलियां दर्ज हैं। कितनी है ये हम अभी नहीं बता सकते हैं, लेकिन देखिए लाल कृष्ण आडवाणी है जो प्रचार करेंगे, सुषमा स्वराज वो भी अपनी आपत्ति बहुत चीजों पर जाहिर कर चुकी हैं, अरुण जेटली के ब्लॉग से हम सब वाकिफ हैं, लेकिन ये सारे प्रचार करेंगे। खुद तो उम्मीदवार हैं ही, अमृतसर में अकाली दल उनका जिम्मा संभाले हुए, अरुण जेटली पार्टी का जिम्मा संभालेंगे। मुरली मनोहर जोशी ने वाराणसी को छोड़ा नरेंद्र मोदी के लिए और पार्टी के लिए प्रचार भी करेंगे। वेंकैया नायडू भी होंगे। हर इलाके से चेहरे चुन लिए गए हैं। नितिन गडकरी प्रचार करेंगे। इन सब की रैलियां कितनी होंगी, एक दिन में कितने करेंगे वो देखना होगा। और जो उनके मुख्यमंत्री हैं जो स्टार प्रचारक के तौर पर नजर आएंगे, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, वसुंधरा राजे हो, मनोहर पर्रिकर हो, ये सारे प्रचार करते हुए नजर आएंगे। रमन सिंह, ये सारे चेहरे, ये वो 12 चेहरे हैं जिनके जिम्मे है 272 प्लस का आंकड़ा। लेकिन इस सब के बीच एक बहुत बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ। पहले तो सवाल उठा कि किस तरीके से वाराणसी में हर हर मोदी के नारे लगते हैं। बहुत सारे सवाल उठाए गए, कहा गया कि नहीं भाई ये प्रचार तो हमारा था नहीं। नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर दिया मत कीजिए, लेकिन जो ट्वीट सुर्खियां जिसने बटोई वो थी राजनाथ सिंह की। राजनाथ सिंह ने कहा अब की बार भाजपा सरकार, इसका ट्वीट उन्होंने किया, यानी अब की बार मोदी सरकार के जो पोस्टर नजर आते थे उसमें अचानक कह दिया गई ये बात। हालांकि 10 मिनट बाद उन्होंने कह दिया अब की बार मोदी सरकार, लेकिन पहली ट्वीट के पीछे क्या था अब ये देखिए। ये वो समस्या है जो नरेंद्र मोदी के लिए सामने है। एक तरफ नरेंद्र मोदी देश का PM बनने का सपना देख रहे हैं, तमाम नए लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं, लेकिन उनके अपने घर में घमासान है। पार्टी के सीनियर नेता जसवंत सिंह ने टिकट न मिलने पर बाड़मेर से निर्दलीय पर्चा भर दिया। जसवंत सिंह के समर्थन में लगे इन पोस्टरों को देखिए। जसवंत की नाराजगी की पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। असली नकली बीजेपी के इन पोस्टरों में राजनाथ सिंह और वसुंधरा राजे कहीं नहीं है, लेकिन आडवाणी के साथ नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। यानी मोदी से जसवंत उतने खफा नहीं हैं जितने राजनाथ और वसुंधरा से। प्रमुख रूप से वो चोट पहुंचाने वाले एक तो बीजेपी के केंद्रीय अध्यक्ष हैं श्री राजनाथ सिंह, और वो मेरे साथ ये दूसरी बार चोट कर रहे हैं। और उसके बाद ये सारी योजना रची गई माननीय श्रीमती वसुंधरा राजे थे, वो प्रमुख रूप से दोषी। याद कीजिए वो दौर जब जसवंत सिंह ने अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी पर दबाव बनाकर भैरव सिंह की जगह वसुंधरा को राजस्थान बीजेपी की कमान दिलवाई थी। वसुंधरा राजे को जब मुख्यमंत्री चुना गया था तो मीटिंग की अध्यक्षता खुद जसवंत सिंह ने की थी। वसुंधरा के मुख्यमंत्री बनने की घोषणा भी जसवंत सिंह ने की थी। लेकिन बताया जाता है कि भैरव सिंह शेखावत के उपराष्ट्रपति बनकर दिल्ली आने के बाद जसवंत राजस्थान की सियासत में भैरव सिंह की जगह लेने की कोशिश करने लगे और यहीं से वसुंधरा के साथ उनका टकराव शुरू हो गया। हालात ऐसे बिगड़े कि जसवंत सिंह की पत्नी ने जोधपुर थाने में वसुंधरा पर कोर्ट के जरिए मुकदमा दर्ज करवा दिया। आरोप लगाया खुद का मंदिर बनवाकर और देवी रूप में पूजा करवाकर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का। बताया जाता है कि 5 दिन पहले अपने घर खाने पर बुलाकर आडवाणी ने वसुंधरा राजे को मनाने की कोशिश भी की थी, लेकिन वसुंधरा नहीं मानी। यही वसुंधरा राजे जब मुख्यमंत्री बनने का सवाल आया था तो अटल जी और आडवाणी जी ने मुझसे पूछा था
हम एक कार्यकारिणी की बैठक में जा रहे थे एक ही हवाई जहाज में, इसके ऊपर क्या निर्णय लेना चाहिए। उस वक्त मैंने कहा था राजस्थान से वसुराजे को हम मुख्यमंत्री पद के लिए। जसवंत निर्दलीय पर्चा भर चुके हैं। बीजेपी धमकी दे रही है कि पर्चा वापस नहीं लिया तो कार्रवाई करेंगे। पार्टी में सभी कार्यकर्ता हैं। आज उन्होंने नॉमिनेशन भरा है। अभी भी हमारा केंद्रीय नेतृत्व पूरा समझाइश करेगा, उनसे निवेदन करेगा कि वो विड्रॉल कर लें। फिर भी यदि वो विड्रॉल नहीं करते हैं तो फिर जो नियमों में जो हमारे अनुशासन समिति जो हमारा काम करती है वो अपना काम करेगी। राजस्थान में वसुंधरा राजे को जब कमान सौंपी गई तो इसके लिए मुहिम चलाने वालों में जसवंत सिंह सुमार थे, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद से वसुंधरा राजे के साथ जसवंत सिंह के रिश्ते बिगड़ गए। दोनों के बीच रिश्ते इतने तल्ख हो गए कि दोनों ने ही एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा तक दर्ज करा दिया। अब हालात इतने बिगड़ गए हैं कि दोनों में से कोई एक ही पार्टी में रह सकता है। नरेंद्र मोदी के लिए यकीनन ये मुश्किल घड़ी है। एक तरफ वो देश जीतने के लिए निकले हैं, दूसरी तरफ अपने दूर हो रहे हैं। जसवंत कहते हैं ये 1975 में देश में लगे आपातकाल की स्थिति है, इसमें अहंकार ज्यादा है। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। जसवंत सिंह अकेले नहीं है बगावत का बिगुल फूंकने वाले। बिहार के बक्सर से 4 बार लोकसभा चुनाव जीतने वाले बीजेपी सांसद लालमुनि चौबे ने भी टिकट न मिलने पर ऐलान जंग कर दिया है। इस तरह के संकेत दे दिए हैं कि वो निर्दलीय पर्चा भर सकते हैं। क्या कहा है वो सुनाते हैं। मैं चुनाव लड़ूंगा, निर्दल लड़ूंगा। मैं भाजपा के खिलाफ करूंगा, नरेंद्र मोदी हो चाहे कोई खड़ा। बीजेपी में जो ये उठापटक चल रही है उससे आरएसएस वाकिफ है। दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित था जिसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे। वहां पर बीजेपी में जारी अंतर्कलह पर इशारों में तंज कसा। उन्होंने कहा कि मतभेद ठीक है, मनभेद ठीक नहीं है। आसमान में पतंग उड़ने के लिए डोर जरूरी है। उनका सीधा इशारा अनुशासन की तरफ था। क्या क्या कहा वो सुनाते हैं। परिवर्तन ये एक अपरिवर्तनीय नियम है, परंतु परिवर्तनशील दुनिया का जो मूल सत्य है वो शाश्वत है और वो अपरिवर्तनीय। परिवर्तन हितकारी हो इसलिए अपरिवर्तनीय जो है उसका भान रख के चलना पड़ता है, तभी परिवर्तन भी सफल होता है। पतंग आसमान में खुला विचरण करता है, पतंग उड़ाते हम लोग कहीं भी ले जा सकते, हवा के अनुसार कहीं भी इधर उधर जा सकता, लेकिन जब तक नीचे किसी के हाथ में उसकी डोरी है तब तक वो विचरण करता रहेगा। और वो नीचे का आधार जब छूट जाता है तब हवाएं उसको कहां उड़ा ले जाएगी और क्या क्या उसकी गति करेगी इसका कोई भरोसा नहीं। ऐसे समाज के सब लोगों में एक मूल बात, हम कौन हैं, हम क्या हैं, हम एक है, इसका होना अत्यंत आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं अब हम। केजरीवाल वाराणसी रवाना हो चुके हैं। शिवगंगा एक्सप्रेस से वो कल सुबह वाराणसी पहुंच जाएंगे। पार्टी के नेता कार्यकर्ता वाराणसी में पहले से जमे हुए हैं। पार्टी को विश्वास है कि केजरीवाल मोदी को कड़ी टक्कर देंगे। उनके मुताबिक आजादी की दूसरी जंग में वाराणसी के लोग आम आदमी पार्टी के साथ आएंगे। जाना है काशी और लौटकर वापस आना है दिल्ली, लेकिन काशी के घाट से पहले दिल्ली के स्टेशन की सीढ़ियां उतरनी हैं। बड़ा भारी दंगल है, इसलिए दिल्ली से दंदना कर उतर रहे हैं केजरीवाल। शिवगंगा एक्सप्रेस में सवार हुए, फिर पलटकर दरवाजे से दिल्ली वालों को विदा कहा। साथी और प्रोफेसर आनंद कुमार ने कहा, आजादी की पहली लड़ाई में बनारस की धरती से चंद्रशेखर आजाद आए, दूसरी लड़ाई में केजरीवाल आएंगे। हमने मौन होकर सुना, लोकतंत्र में सुनना पड़ता है। चंद्रशेखर आजाद से तुलना करने की दाद देनी होगी, दिमाग और दिल दोनों बड़ा है। फिर बीजेपी वालों के दिमाग पर सवाल दागा। उधर वाराणसी में पहले से विराजे संजय सिंह ने कहा कि गुजरात की कहानी दोहराई जा रही है। वहां भी हमला हुआ था, यहां भी हमले हो रहे हैं। बीजेपी वाले लाठी की राजनीति करते हैं। ये बात समझ में आता है कि बीजेपी का चरित्र कोई बदला नहीं है। इनके लिए भी
राजनीति में अपराधीकरण और भ्रष्टाचार इनके साथ ही रहेगा, ये इनसे दूर नहीं हो पाएगा। लेकिन वाराणसी में सिर्फ बीजेपी की लाठियां ही नहीं चल रही, कुछ तो जादू भी चल रहा है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में मोदी का परचम लहरा रहा है। देश के भविष्य मोदी में भारत का वर्तमान देख रहे हैं। मैं मोदी की तरफ से हूँ, मुझे लगता है कि वो आएंगे तो हमारे देश के विकास के लिए कुछ करेंगे। केजरीवाल में हम विश्वास कैसे करें जो अपनी बातों पूरी नहीं कर पा रहे हैं। उनको सत्ता मिली, वो भाग खड़े हो रहे हैं। केजरीवाल कुछ नहीं है, उन्होंने अपना जो वादा किया था कि हम गठबंधन नहीं करेंगे, वो कांग्रेस के साथ गठबंधन कर चुके हैं और 20 दिन भी उनकी सरकार नहीं चली है। केजरीवाल की सुबह बनारस में होगी। दिन बनाने की तैयारी पहले से कर ली गई है। खुला खत बनारस वालों के नाम केजरीवाल लिख चुके हैं, जिसमें सवाल हैं, मोदी के खिलाफ उनके निकाले सबूत हैं, अपील है और चेतावनी भी है। उम्मीद है बनारस के घाट लगेंगे। लेकिन बनारस के घाट बड़े अजीब हैं। सुस्ताए हुए घाटों पर मस्त मौला शहर सोता है। वो अपनी मर्जी का मालिक है, चाहे तो तार दें, चाहे तो उतार दे। वाराणसी से रोहित सिंह के साथ अनुराग ढांडा, दिल्ली आज तक। एनसीपी के मुखिया शरद पवार बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। नवी मुंबई में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। वोटरों से कहा कि इस दफा सतारा और मुंबई में अलग अलग दिन चुनाव हो रहे हैं, तो सतारा में वोट डालिए, फिर अपनी स्याही पोंछ लीजिए और उसके बाद दोबारा मुंबई में आकर वोट दीजिए। अब इस विवादित बयान पर आयोग ने उन्हें नोटिस भेजा है। कहा है 2 दिनों के भीतर जवाब चाहिए। शरद पवार ने अपनी तरफ से कह दिया था कि मैंने तो मजाक में कहा था। किरीट सोमैया की तरफ से ये शिकायत दर्ज हुई थी चुनाव आयोग में और अब चुनाव आयोग को जवाब देना है। क्या चुनाव आयोग इस जवाब को मानेगा कि मजाक में कही गई थी ये बात, या फिर शरद पवार को कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। नवी मुंबई में यह विवादित बयान जिसकी वजह से मुश्किल में फंस गए।